हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे हैं आज नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैद्युत आवेश और क्षेत्र की बातें कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यू हम देखने वाले हैं। अच्छा, एक बालक का कमेंट आ रहा था कि सर मोटा मोटा कॉन्सेप्ट भी बता दीजिएगा। मैंने कहा एक सीरीज चल रहा है हमारा उम्मीद सीरीज, जिसके अंदर हम कंप्लीट वन शॉट में पूरा लेक्चर करा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली कोई भी दिक्कत है किसी भी चैप्टर में तो आप उम्मीद सीरीज को फॉलो कर सकते हो। हाँ, कोशिश बिल्कुल रहेगी कि यहाँ पर जो कंसेप्चुअली क्वेश्चन होगा उसमें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, फॉर्मूला भी आपको सिखाया जाता है। शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी आपको क्या करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो एकदम निश्चिंत रहे दोस्त। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट पीवाईक्यू सेशन है। क्या है जी? कंप्लीट पीवाईक्यू सेशन है सर। पीवाईक्यू कंप्लीट क्या है? पीवाईक्यू सेशन है सर। ठीक है, आओ भाई बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल। ये पहला क्वेश्चन नीट 2019 के अंदर पूछा गया। अगर इस चैप्टर की मैं बात कर लूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक आसान सा चैप्टर है पर लेंथी चैप्टर है, बड़ा है, यानी कि चीजें बहुत याद रखने की जरूरत है सर। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि जब भी क्वेश्चन पूछा गया तो फॉर्मूला बेस ज्यादा पूछा गया। कॉन्सेप्चुअली ठीक है, चीजें हैं, पर फॉर्मूला बेस क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा पूछा गया। कॉन्सेप्चुअली भी क्वेश्चन आए पर फॉर्मूला बेस उसके कंपैरिजन में ज्यादा आए सर। तो सर इस चैप्टर को हमें अगर याद करना है, हाँ, यह चैप्टर में हमें अगर 100% कॉन्फिडेंस लाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा पहली बात, बहुत बड़ा चैप्टर है, आपने देखा भी होगा कि जब इस चैप्टर की शुरुआत करी जाती है, अगर आप 12th में हो तो इस चैप्टर की शुरुआत की जाती है तो लगभग 20 से 25 दिन ये चैप्टर चलता है, आपके चलता है ना भाई। और अगर आप टारगेट में हो तब भी कम से कम 10 से 15 दिन ये चैप्टर चलता है भाई। हाँ, तो सर ये चैप्टर इतना लंबा है, उसको हम कैसे याद कर पाएंगे? मैंने कहा आपको शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, वो शॉर्ट नोट्स आपको डेली रिवाइज करने हैं। कोई कहते हैं कि साहब हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो फॉर्मूले भी आपको डेली रिवाइज करने हैं, तो आप फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे। शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला बनाइए और डेली बस एक बार देखते रहिए। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। नीट 2019 के अंदर पूछा गया आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक बात बोले कि त्रिज्या आर के किसी खोखले धातु के गोले को एक समान आवेशित किया गया है, केंद्र से आर दूरी के कारण वैद्युत क्षेत्र। खोखला गोला है भाई, है ना, खोखला धातु का गोला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर खोखला गोला है तो बात यह है साहब कि खोखले गोले के अंदर तो वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। हाँ, सतह पे क्या होता है? मैंने कहा KQ/R² होता है, ये सतह पर है। और बाहर क्या होता है? मैंने कहा KQ/r²। ऑप्शन 1 को पढ़ते हैं। हाँ सर, कि जब R बढ़ता है तो R लेस देन R, R बढ़ता है तो R लेस देन R और R ग्रेटर देन R के लिए घटता है। मैंने कहा अंदर तो 0 है यार, अंदर के लिए 0 कोई ऑप्शन है? जब R बढ़ता है तो R लेस देन R के लिए 0 हो जाता है। अच्छा, और R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए घट जाता है। इसके लिए जब R बढ़ता है तो R लेस देन R के लिए 0 हो जाता है और R ग्रेटर देन R के लिए बढ़ जाता है। आप देखिए कि R अंदर तो 0 है पर बाहर R बढ़ने पे घटता है। साहब एक ही ऑप्शन है जो है हमारा, क्या? C ऑप्शन है। जब भी हम एक क्वेश्चन करते हैं तो इनमें कभी कभी हम क्या होता है कि परेशान तो होते हैं सर। या तो खोखला लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो एक गोलीय कोष लिखा होगा। गोलीय कोष भी अगर लिखा हो तो वो खोखला ही है। और इस कंफ्यूजन में हमें आते हुए भी हम बहुत बार ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं सर। ये 3 गोले हुआ करते थे। जो बालक कह रहा था कि साहब कंसेप्चुअली हमें बताओ, मैंने कहा मोटा मोटा कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता तो 4 गोले थे वैसे तो, जो 3 को हमने एक बनाया था। कौन सा? मैंने कहा खोखला चालक, ध्यान से देख, खोखला चालक बेटे। हाँ सर, टॉस चालक, हाँ, और खोखला कुचालक। खोखला कुचालक, ये तीनों गोलों के लिए सारी चीजें सेम होती हैं।
अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र अंदर क्या होता है साहब 0, सतह पे क्या होता है बेटा KQ/R², और बाहर होता है सर KQ/r²। अगर मैं विभव की बात करूं तो अंदर विभव 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 बेटा बोल भाई, विभव क्या होता है KQ/R होता है जो सतह पे होता है। हाँ भाई, ये सतह के बराबर होता है, अंदर 0 नहीं होता है, सतह और अंदर बराबर होता है। बाहर की बात करें तो बाहर सर ये होता है KQ/r। बोलो भाई, कहानी समझ आ रही है? और स्थिति जुड़ जाए KQ/r, KQ²/2r, सॉरी। इतनी सारी कहानियां आपको इन तीनों गोलों के लिए याद होनी चाहिए। 4 गोले आपने पढ़े होंगे और चारों गोलों में 3 गोले एक ही होते, क्योंकि जब इनको आवेश देते तो सारा आवेश सतह पर जाता है। तो तीनों गोलों के लिए सारी चीजें सेम है, तीनों में से कोई सा भी हो। एक गोला अलग था, इसका मैंने चार्ट भी आपको बनवाया था सर। क्या बनवाया था बेटे? चार्ट बनवाया था। उस गोले की बात करेंगे, कहीं तो क्वेश्चन आएगा उसका, तब बात करते हैं उसकी। क्या कहते हो, है ना? उसकी बात करेंगे। और आपको याद आ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है साहब कि 2 बिंदु आवेश ए और बी जिनमें आवेश कितना है साहब? मैंने कहा एक में प्लस का क्यू है और एक में माइनस का क्यू है। एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, इनके बीच में लगने वाला बल F है। ए का 20% आवेश, अच्छा, बी को स्थानांतरित कर दिया जाए। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, कर लेना। यहाँ ये 20 नहीं है, ये 25 है बेटे, है ना? 25 है। 20 से भी कर लेंगे, करने में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर मैच नहीं करेगा ना सर। ये 25 है। आवेश बी को स्थानांतरित कर दिया जाए तो आवेशों के बीच बल होगा। पहली बात, पहले बल कितना है साहब? r दूरी पर है। मैंने कहा बल बेटे KQ²/r² है। सर ये माइनस नहीं आएगा क्या? मैंने कहा माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा को बताता है। 25% का क्या मतलब होता है? किसी भी आवेश का 25% कितना है बेटा? 25/100 यानी कि Q/4। यानी कि इसमें से Q/4 यहां चला जाएगा तो यहां क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 3Q/4, और यहां भी -3Q/4 की +3Q/4, -3Q/4। क्यों सर? मैंने कहा -Q प्लस कितना बेटे? Q/4 जोड़ेगा ना, एक में से तो घटेगा Q/4, इसमें से घट गया और उसमें जोड़ेगा तो वापस ये आ जाएगा। तो अब नया बल आ गया बेटा KQ, यानी कि 9/16 Q²/r², यानी कि ये आ गया साहब 9/16 KQ²/r², यानी कि 9/16F। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में रखते हैं इसको। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या था सर? मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। मैंने कहा इसमें क्या कॉन्सेप्ट था? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। गुलाम के नियम का फॉर्मूला जिसको आता है उसको आता है। फिर ये, क्योंकि जिसको अगर गणित नहीं आती साहब की Q/4 25% नहीं निकालना आता उसको, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है भाई। इज दैट क्लियर बच्चे? ओके, आई होप आपको एंजॉय कर रहे होगे और समझ भी आ रही होगी चीजें। आओ सर, मैंने कहा आओ बेटे। अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2019 में कितने क्वेश्चन पूछ लिए भाई? ओहो, 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे नीट ने इस चैप्टर से। मतलब वेटेज ठीक ठाक नहीं है, बहुत बढ़िया वेटेज है, क्योंकि लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो पूछे जा सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि साहब अनंत लंबाई का जो तार होता है आवेशित, हाँ, अगर उसका रेखीय आवेश घनत्व साहब लैम्बडा है और ये -λ है, कितनी दूरी पर है साहब? यहां से भी आर है और यहां से भी आर है, और आपसे ये कहा है साहब कि 2 समांतर अनंत रेखिक आवेश तारों के मध्य ये है 2r दूरी पर, तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा? मैंने कहा जी देखिए, किसी एक तार के कारण विद्युत क्षेत्र होता है 2k λ/r, तो इसके कारण r ही है ना कि हाँ, तो इसके कारण इस दिशा में और इसके कारण भी समान दिशा में होगा, तो E नेट बेटा, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे से नहीं हुआ होगा। तो साहब ये देखो 4 और ये k को 4πε0, ये लैम्बडा और ये r। सर ये
लैम्बडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप, ऐसा कुछ दिया नहीं, आई कैप जे कैप, तो ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कितने जने हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, कमेंट करके जरूर जाए, है ना। आपका कमेंट ही आपका प्यार है, और उसी के लिए शायद हम लोग लगे रहते हैं दिन रात आपको पढ़ाने के लिए। नीट 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन बेटे। नीट 2018 में क्या पूछा था? मैंने कहा ये बहुत आसान है दोस्त। क्या है? बहुत आसान है। कोई इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से एक समान तथा ऊपर को ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है साहब, वैद्युत क्षेत्र E में कोई दी गई ऊर्ध्वाधर दूरी h से गिरता है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है साहब, और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें नीचे बल लगेगा साहब QE लगेगा, तो इसका जो त्वरण होगा QE/m हो जाएगा। हाँ, QE/m त्वरण से नीचे गिर रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है यहाँ वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये फ्री फॉल हो रहा है। मैंने कहा जी की जगह साहब ए आ जाएगा, और क्या होगा अगर कोई वस्तु फ्री फॉल होती है। ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में है दोस्त, जिसने काइनेमेटिक्स पढ़ा है उसके लिए कोई तकलीफ है ही नहीं। कोई वस्तु फ्री फॉल हो रही है तो धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा साहब? √2h/g, बस हो गया। मैंने कहा यहाँ समय कितना हो गया? t1 बराबर √2h/g की जगह a आ जाएगा, और a कितना है साहब? QE, और ये m ऊपर। हाँ, अब इन्होंने कहा कि यार ऐसा करिए, आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित करो और इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन डालो, तो प्रोटॉन पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उतना ही बल लगेगा साहब, QE/m आ जाएगा, पर m अलग हो जाएगा द्रव्यमान, तो समय यही आएगा दोनों से। तो जो समय है वो समानुपाती है √m के, क्योंकि h समान है, E समान है, आवेश समान है, m, द्रव्यमान जिसका ज्यादा उसके लिए समय ज्यादा लगेगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है तो टाइम ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन टाइम ऑफ, अरे बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन। सर नहीं आया। प्रोटॉन के गिरने में लिए गए समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन के गिरने का लिया गया समय कम होगा। इलेक्ट्रॉन का समय तो क्या होगा बेटे? कम होगा। प्रोटॉन का समय क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में रखते हैं भाई। चलते चले अगला क्वेश्चन एक और देखिए, नीट 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। और जब ये क्वेश्चन पूछा तो बच्चा पता नहीं क्यों परेशान हो गया इस क्वेश्चन के साथ, बहुत डिफिकल्ट पूछा। और मैंने कहा कि अगर अपना बच्चा है तो उसके लिए ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है ही नहीं, और ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर सकता है कि सर कैसे। मैंने कहा एक खिलौना है, उसमें आवेश है, हाँ, और वैद्युत क्षेत्र ऐसे लगा हुआ है, तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करेगा। हाँ, तो जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र में छोड़ा तो वो खिलौना 1 सेकंड में कितना वेग प्राप्त कर लेता है? 6 मीटर पर सेकंड का। हाँ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर उन्होंने कहा कि उसी क्षण अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदल दी। हाँ, तो इसके प्रभाव में 2 सेकंड और गति करता है, तो 0 से 3 सेकंड के बीच औसत वेग, औसत चाल क्रमशः बताओ। तो अब ध्यान से देखना कि साहब यहां से चलता है और कितना वेग प्राप्त कर लेता है। मैंने कहा 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, तो त्वरण कितना होगा पता है? कितना त्वरण होगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आया, अरे रुका हुआ था ना। हाँ सर, तो 1 सेकंड में यहां से यहां तक कितना चल लेगा? ए से चला, मान लो जब वैद्युत क्षेत्र इधर था, 1 सेकंड इधर चला होगा, तो 1 सेकंड में चलेगा सर हाफ 80 स्क्वायर, हाफ इंटू 6 इंटू 1, 3 मीटर। ध्यान से सुनना, 3 मीटर चल गया ना बेटा। अब इन्होंने वैद्युत क्षेत्र को उल्टा कर दिया, और कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो जब उल्टा किया तो 1 सेकंड वापस पीछे चलेगा, तो यहां पहुंच जाएगा, और अगले 1 सेकंड में 3 मीटर और चल लेगा। नहीं आया, यानी कि प्रारंभिक ये, इनिशियल और फाइनल, ये खेल खत्म। 1 सेकंड यहां, 1 सेकंड यहां, और 1 सेकंड यहां, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उतना ही है जितना पहले था।
दिशा बदली है ना, तो विपरीत दिशा में भी वो उतना ही चलाएगा ना, हाँ या ना? क्या बात कर दी सर, मैंने कहा हाँ, बस हो गया। तो साहब अगर औसत वेग की बात करें तो विस्थापन देख 3 मीटर है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच 3 मीटर है विस्थापन, तो 3/3 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड वी एवरेज, और चाल आ जाएगी बेटा कुल दूरी 3 3 6 और 3 9, 9/3 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड। 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द बी। आपको क्या लगा दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? नथिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है नहीं भाई। ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है अकल लगाने का। अगला क्वेश्चन है साहब की कल्पना करिए कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में अल्प अंतर होता है, इनमें से एक माइनस ई और दूसरा ई प्लस डेल्टा ई है, तो एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का परिमाण शून्य है। हाँ, अब हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु पे कुल आवेश कितना होगा कि साहब एक तो ई प्लस डेल्टा ई है और एक माइनस का ई, तो कुल आवेश है साहब डेल्टा ई। कितना है? डेल्टा ई। तो कोई भी दो हाइड्रोजन परमाणुओं पे एक बल कितना लगेगा? के डेल्टा ई का स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर देंगे भाई, के डेल्टा ई अपॉन आर स्क्वायर। क्यों इक्वेट करेंगे? कोई समझा इसको? नहीं समझा? बोलो। ये कट गया, और यहां से जो इन्होंने बोला है कि क्या निकालना है हमें डेल्टा ई की कोटि, तो यहां से सोल्व करने के बाद सारी वैल्यू डालोगे तो 10⁻⁻37 आता है। इन्होंने बोला है कि साहब कुल बल 0 है, तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा उतना ही क्या लग रहा होगा? स्थिर वैद्युत बल। क्लियर हुई बात? तो इतना आंसर आता है डेल्टा ई के कोटि का। अगला आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। अब आप कहो कि साहब इसका क्या कंसेप्ट है? मैंने कहा बेटा इसका कंसेप्ट क्या है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला आता होगा तो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, और अगर नहीं आता होगा तो कैसे करोगे भाई? क्लियर है? किया किसी ने ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखने पर उस पर 4 न्यूटन मीटर का बलागुण लगता है। द्विध्रुव की लंबाई दे रखी है बच्चे, तो उस पर आवेश कितना होगा? मैंने कहा टो बराबर साहब P sin थीटा होता है, नहीं जानता तो फॉर्मूला देख ले, और ये होता है Q × L E sin थीटा। सर सारी बातें हमने यहां लिखी है, 4 है, Q का वैल्यू दिया है, अरे Q ही पूछा है सर। मैंने कहा ये 2 × 10⁻⁻2, E का मान 2 × 10⁵ और ये sin 30। हाँ सर, तो Q का मान आ रहा है बेटे 2 मिली कूलम। कैसे सर? मैंने कहा ये 2 से तो ये कट गया 130, और ये 2 से 2 बार कट गया, पावर वावर को भी एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे आंसर मिली कूलम में है लगभग, और 2 एक ही ऑप्शन में है। जैसे एक होता ना 2 माइक्रो कूलम होता, 2 मिली कूलम होता, तो फिर हमें पावर को देखना पड़ता, समय ऐसे ही बचाया जाता है दोस्त। आप कहोगे साहब आपने पावर का खेल देखा ही नहीं, आपने सिर्फ नंबर देखा और आंसर टिक कर दिया। क्योंकि मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूं तब मैं इस बात का एहसास करता हूं कि साहब ऑप्शन पे नजर डाल ली जाए कि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आसपास तो नहीं है, कि कहीं तो मेरे आसपास तो नहीं है। साथ में ये भी इंश्योर कर ले कि ऑप्शन आसपास नहीं है, और साथ में क्या सबकी यूनिट सेम तो नहीं है, अलग अलग सेम यूनिट में है और कुछ अलग यूनिट में भी हैं। पर अगर 2 मिली कूलम 2 माइक्रो कूलम होता तो मुझे पावर देखना पड़ता, फिर तो थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी। इजीएस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन की कैटेगरी में लेते हैं इसको बेटा, है ना, स्टार लगा लेना। मैक्सिमम बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट रहता है ना, जब मैं पढ़ाता हूं
तो बच्चे इस क्वेश्चन को लेके हर साल कोई ना कोई तो आता ही आता है मेरे पास कि उभयनिष्ठ बिंदु से L लंबाई की डोरियों पर निलंबित दो सर्वसम गोले हैं, ऐसे गोले हैं भाई। हाँ, अब इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। जो बालक कह रहा था कि साहब मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता दीजिए, कॉन्सेप्ट सुनिए। वैसे तो एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद होता है, फिर भी नहीं है तो फिर देखो कि दोनों में आवेश साहब कितना है, Q है, और ये LL लंबाई की डोरियां हैं। ये दूरी आप R कर लीजिए या X करना है, X करना होगा शायद इनको, दोनों गोलों के बीच की दूरी X दे रखा है इसमें, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि आवेश क्या होता है, आवेश टूटने लगता है, ऐसा ही बोला है क्या? देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इन्होंने बोला है कि अन्योन्य प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूरी पर हैं, एक दूसरे से d दूरी पर है, दोनों ही गोलों से एक नियत दर से आवेशों का सरण आरंभ होता है, ठीक है साहब, और इनके परिमाण स्वरूप गोले एक दूसरे से v वेग से आते हैं और गोलों के बीच की दूरी x के फलन के रूप में आपको विचरण करना है। अब ये दूरी साहब ये d है, क्या है? d है, पर हमने कहा कि जब इनमें से आवेश सरण होने लगता है, यानी कि चार्ज डिके हो रहा है, टाइम के साथ चार्ज घट रहा है, तो हमने कहा कि किसी t टाइम पर हुआ क्या कि इन दोनों के बीच की दूरी x रह गई, तो ये क्या होगा, जैसे आवेश घटेगा तो ये पास आने की चाहत होगी, प्रतिकर्षण बल है, पर आवेश घटने की वजह से बल का परिमाण घटेगा और ये पास आते जाएंगे आते जाएंगे। तो जो वेग है वो x के फलन के रूप में किस प्रकार निर्भर कर रहा है, इस बात का एहसास आपसे पूछा है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं है तो देखो, मैंने कहा इस पे बात करें तो इधर लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल, नीचे लग रहा होगा साहब mg, हाँ सर, और इधर टेंशन T, ये वाला एंगल भी थीटा है साहब। तो यार एक बात बताओ, ये थीटा है, हाँ, तो ये थीटा नहीं होगा, थीटा होगा सर, तो ये वाला तो होता है साहब T cos थीटा, और ये घटक हो जाएगा T sin थीटा, कुल बल 0 है, हाँ। तो हम जब समीकरण लिखते हैं तो साहब ये लिखते हैं T sin थीटा बराबर Fe, एक अच्छा बच्चा तो डायरेक्ट याद रखता है, पर मैंने आपके लिए पूरा किया mg, तो टेन थीटा बराबर बेटा ये हमें हमेशा पता होना चाहिए Fe अपॉन mg, ये हमें रटा हुआ होना चाहिए कि साहब टेन थीटा बराबर होता है Fe अपॉन mg, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे एक नहीं 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए, और जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता था ना साहब कि टेन थीटा बराबर Fe बाई mg है, उसके लिए क्वेश्चन कुछ था नहीं सर, कि कैसे सर। मैंने कहा पहली बात, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या यार ये टेन थीटा क्या है, मैंने कहा टेन थीटा तो बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है साहब, है ना, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि लंबाई बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में, x की तुलना, l की तुलना में, तो ये थीटा बहुत छोटा होगा, ये d है ना, जो d वो बहुत छोटी है। अब आप ध्यान से देखो, मुझे एक छोटा सा वापस से डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका, ताकि आपको बात समझ आए पूरी पूरी। ये थीटा क्या है साहब, ये थीटा छोटा है, हाँ, थीटा जब छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा और इक्वल टू थीटा होता है, हाँ। तो मैं कहूं कि यार साइन थीटा बताओ क्या आएगा इसमें, साइन थीटा कि साहब ये x बाई 2 हो जाएगा, टोटल x था, हाँ, साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि x बाई 2 अपॉन l, ये l है, तो साइन थीटा आ गया बेटा x अपॉन 2l। पहली बात, ये गणित आपको समझ आई है, ये गणित आपको समझ आनी चाहिए बेटे, नहीं तो खेल नहीं होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा क्या आ गया, x बाई 2l, और हम जानते हैं कि साहब टेन थीटा बराबर Fe बाई mg है, जो एक अच्छे बच्चे को आता है डायरेक्ट, तो यहां तो x अपॉन 2l लिख दे बेटे, हाँ सर, और ये Fa हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन mg। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने कहा कि साहब ये x बाई 12 हो गया और ये k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg आ गया, हाँ। अब देख, अरे बोलो भाई, टेन थीटा को ये लिख दिया, क्या आपको नहीं लगता कि x क्यूब अपॉन 2l बराबर k क्यू स्क्वायर अपॉन mg है? हाँ सर। तो मैंने कहा
क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब नहीं आ रहा, तो क्यू प्रोपोर्शनल आ जाएगा एक्स की पावर 3/2। नहीं आया क्या? मुझे डी क्यू बाई डी टी पूछा है। हाँ सर, तो डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल आ जाएगा, इसका अवकलन करो तो 3/2 आगे। हाँ, एक्स की पावर 3/2 -1 dv बाई डी टी। क्या कहानी एकदम क्लियर है? तो ये सर देखो डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल 3/2, एक्स की पावर ये 1/2 हो गया, और ये dv बाई डी टी, सॉरी ये बेटा dx बाई डी टी, तो ये वेलोसिटी हो गया। अवकलन करना नहीं आता ना है? अरे भाई x की पावर 3/2 का पावर आ गया है, एक कम करके लिखा, फिर x का करोगे तो dx बाई डी टी वो वेग हो गया। तो आपको क्या लगता है? वेलोसिटी ये इधर आ जाएगा प्रोपोर्शनल डी क्यू बाई डी टी, हाँ भाई, इंटू एक्स की पावर -1/2, ये नीचे आएगा ना, और ये 2/3। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल एक्स की पावर -1/2 अगर कहीं आ रहा है तो देख लीजिए, वेलोसिटी ही पूछा है, ऑप्शन ए। ऐसे करना होता है, अच्छा क्वेश्चन। क्लियर हुआ बेटे? ओके, आगे बढ़ते। अगला कंसेप्ट क्या, मैंने कहा नीट 2013 के अंदर पूछा, वो वाला जो क्वेश्चन था वो 14 के अंदर था क्या, 16 के अंदर। अब देखो 13 के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा तो सेम कंसेप्ट है सर। मैंने कहा हाँ, कि जिस बच्चे को ये आता है कि साहब ये दो सरकंडे की गोलियां हैं, ठीक है, कोई मटेरियल है, अब ये y दूरी पर है और इनके बीच में दूरी r है, जब इनको y/2 पर जोड़ा जाता है तो ये r डैश हो जाता है। r डैश और r में आपको अंतर बताना है, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। मैंने कहा देख tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या, कि बताओ सर क्या? मैंने कहा Fe अपॉन mg, Fe अपॉन mg होता है। ये फॉर्मूला जिसको याद था उसके लिए क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का था। देख टेन थीटा बराबर जब यहां लिखेगा तो Fe तो आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अरे बोल के ऐसे लिख दूं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये mg। हाँ, टेन थीटा आ जाएगा साहब, ये थीटा है, हाँ, तो टेन थीटा आ गया साहब लंब बटे आधार, तो r/2 और ये y, तो r अपॉन 2y लिख दूं क्या? अरे बोल बोल, नहीं सर इतनी भी जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से करो। ये लो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब mg, सॉरी आर स्क्वायर mg। तो आप देखोगे कि r अपॉन 2y बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। इसको इधर भेज दे तो आर क्यूब हो जाएगा, बाकी इसको इधर भेज दे, काट लेंगे ना फिर। ठीक है सर, मैंने कहा देखो देखो देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं r³/2 के क्यू स्क्वायर y अपॉन mg सर? यस। सिमिलरली ऐसे के ऐसे उसमें कहानी नहीं लिख सकते कि लिख सकते हैं सर, यहां टेन थीटा हो जाएगा r⁻² अपॉन y/2, नहीं आया। यहां पे टेन थीटा हो जाएगा r⁻² अपॉन y/2, और ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर mg। तो ये तो कट ही गया साहब, आर डैश क्यूब आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन mg। ये दूसरा इक्वेशन, अकल तो लगानी पड़ेगी मेरे दोस्त, इक्वेट कर दो। तो साहब आर डैश क्यूब आ गया है r³/2, तो आर डैश आ गया r अपॉन √2। दिस इज द आंसर। मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है और पता नहीं क्या लगाया है, पर अपने पढ़ाए हुए बच्चे के लिए तो बड़ा आसान था ये। अगला सर 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। 2012 में क्या पूछ लिया सर? मैंने कहा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E,
वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, द्विध्रुव को ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसमें इसकी अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती है। 90 पे 0 माना है तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण व उसकी स्थितिज ऊर्जा। साहब बलाघूर्ण तो कितना होगा, P sin थीटा, हाँ, और स्थितिज ऊर्जा माइनस P cos थीटा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था सर, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर 2012। तो साहब ये रहा ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। यदि ए भुजा के किसी घन के एक कोने पर, क्या बेटे, एक कोने पर एक बिंदु आवेश क्यों रखा जाए तो इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स। ऐसे क्वेश्चन क्लास के अंदर हम करते हैं। ये आपके पास एक घन है, हाँ, अब हम इस बात को जानते हैं कि यार इस घन के एक कोने पे रखा हुआ है यहां पे क्यों आवेश। अब इस आवेश को चारों तरफ से बंद करने के लिए कितने घन लगाने पड़ेंगे, कितने घन लगाने पड़ेंगे, 8 घन, एक ऊपर एक उधर एक यहां एक यहां, 8 घन लगाने पड़ेंगे। 8 घन लगाने पर बंद होगा, बंद सतह बनेगी, पूरी बंद सतह बनेगी, ठीक है। तो 8 घन, अगर बंद सतह से फ्लक्स कितना होता है कि साहब 8 घनों से फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक घन से हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। आसान था, इजी क्वेश्चन। 2011 के अंदर फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि साहब एक आवेश Q त्रिज्या R किसी गाउसियन गोलीय पृष्ठ से परिबद्ध है। मैंने आपसे पहले भी बोला था और फिर बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होगा, कंसेप्चुअली होगा। तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें गाउस के नियम का कंसेप्ट है, आसान सा कंसेप्ट है। गाउस के नियम से गोलीय परिबद्ध है, यदि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो बाहर की ओर फ्लक्स, फ्लक्स त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता साहब, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वो वही रहेगा। गाउसियन सतह की त्रिज्या पे फ्लक्स निर्भर नहीं करता है मेरे दोस्त। ओके, अगला क्वेश्चन क्या, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, कि ये पूछते हैं भाई मेडिकल वाले। दो धनात्मक आयन जिनमें प्रत्येक का आवेश Q d दूरी, यदि आयनों के बीच प्रतिकर्षण बल ये है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैंने कहा जी साहब K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर, और ये N स्क्वायर E स्क्वायर। तो N आ गया बेटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर F अपॉन E स्क्वायर का रूट। चलिए भाई, ऐसा कोई ऑप्शन सी है। तो एक आसान सा क्वेश्चन, इसमें तो अब कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं भाई, Q बराबर NE आना चाहिए और आवेशों का बल आना चाहिए साहब। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर भी जब क्वेश्चन कराता हूं तो इस वैरायटी के क्वेश्चन कराता हूं हर बार। इस क्वेश्चन को देखते ही समझ आ रहा होगा कि ये वैद्युत बल रेखा है, इस क्षेत्रबल के अंदर से नहीं जा रही, सिर्फ ऐसे जा रही है। जब तक अंदर से नहीं जाएगा ना कुछ नहीं होगा। तो साहब फ्लक्स तो 0 है, यही पूछा है कि साहब बताओ थीटा कोण बना रही है, फ्लक्स का मान 0 है सर। क्यों 0 है, फॉर्मूला भी लगाएगा तो साहब फाई बराबर ई ए कोस थीटा 0, थीटा थीटा नहीं है 90 डिग्री है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, 90 सर। देखो ओके, ये देखिए मेंस 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखोगे कि R त्रिज्या के किसी आवेशित चालक गोलीय कोष। यार ये मैं आपको एक बात बताता हूं, खैर मेरे साथ तो ये दिक्कत होती है ना, हिंदी मीडियम में मेरे साथ ये दिक्कत होती है कि ये गोलीय कोष लिखा होता है ना, इसको मैं इग्नोर मार देता हूं कभी कभी और क्वेश्चन गलत हो जाता है बहुत बार। खैर मुझे एग्जाम नहीं देना है, पर अब नहीं होती दिक्कत, पहले बहुत हुई स्टार्टिंग में, शायद आपके साथ भी होती हो।
ये जो गोली के कोस है ना, ये खोखला गोला है, कोस लिखा हुआ है मतलब वो खोखला है, बस इतना सा याद रख कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं वो मैं बार बार नहीं करता हूं। गलतियां करिए, हजारों गलतियां करिए, पर एक गलती को रिपीट मत करिए, और यही तो कला है सर। दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। एग्जाम में चैंपियन बनने के लिए गलतियां करिए, पर गलतियों को रिपीट मत करिए, और गलती नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। तो कहानी ये है कि साहब अब ये गलती होगी नहीं, तो इन्होंने कहा कि साहब इसके केंद्र से r/2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन चलाए फिजिक्स सिखा दें। जीरो है सर, अंदर तो जीरो ही होता है, जीरो है। इजी क्वेश्चन है सर। अगला क्वेश्चन 2008 के अंदर पूछा गया। यह क्वेश्चन पूछे कि एक वलय दे रखी है, इसमें सभी जगह पे +q आवेश है ऐसे। हाँ, अब जब ये क्वेश्चन है, मैंने कहा क्लास नोट से क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, इस क्वेश्चन को मैं कराता भी और सभी कराते हैं भाई, और इस क्वेश्चन का हो सकता है ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपको नहीं मालूम है तो मालूम करिए। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, कि किसी भी थीटा एंगल पे जो आर्क होता है चाप, हाँ या अल्फा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा ले लो साहब, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2k λ/r साइन α/2। अब ये थीटा कितना भी हो सकता है मेरे दोस्त, ये थीटा कितना भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इन्होंने ये नहीं पूछा कि केंद्र पे वैद्युत क्षेत्र पूरे के कारण नहीं पूछा है। क्या पूछा है, इन्होंने कहा कि r त्रिज्या की वलय आपको दिख रही होगी, इसमें +q चार्ज दिया हुआ है, और रिंग के a के b इस वाला जो ये वाली वलय है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है केंद्र में E का मान है इधर। हाँ, तो इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि साहब ACDB, ये जो बाकी बची हुई रिंग है ना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इसके कारण। हाँ सर, अब आप एक बात बताइए, इस इतनी सी के कारण इधर है, हाँ, तो ऐसे ऐसे 4 टुकड़े हैं इसके भाई, इस वाले के कारण इधर होगा और इस वाले के कारण इधर होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इससे कोई लेना देना नहीं, जितना इसके कारण होगा उतना इसके कारण होगा, इधर वाले के कारण। अरे बोल भाई, हाँ या ना? हाँ, तो इसके इन दोनों का कैंसिल हो गया, मुझे तो ये क्या, ये, हाँ, तो मुझे तो इसका ही बताना है साहब, तो इसके कारण तो इधर होगा सर, और उतना ही होगा जितना इसके कारण है। बोलो कितना होगा? ई ओके की दिशा में, ई ओके की दिशा में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं आया क्या? आया ना? आया सर। बाकी ये फॉर्मूला है आपके पास जो आप टीएमआर कर सकते हो, नहीं पता है तो। अगला क्वेश्चन है साहब 2007 के अंदर पूछा गया एक आसान सा क्वेश्चन जो आपको सबको आना चाहिए, कि अगर ये बंद सतह है तो इसके अंदर जो कुल फ्लक्स होगा वो साहब Q/ε0 है, पर इसमें जो सतह है एक तो है वक्रीय, हाँ, और 2 समतल है, फाई समतल, ये है साहब। तो मैंने कहा समतल सतह के कारण पूछा है ना। अरे बोलो भाई, यदि चित्र के अनुसार B से संबंध फ्लक्स ये समतल का ही पूछा है साहब, तो 2 फाई आ जाएगा बेटा, Q/ε0 माइनस फाई, तो फाई आ गया 1/2 Q/ε0 माइनस फाई। दिस इज द आंसर विच इज ऑप्शन बी। बढ़ते हैं भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 22 में आगे चलते हैं भाई। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि 3 बिंदु आवेश दे रखे आपको, 2017 के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है साहब। मैंने कहा ये जो क्वेश्चन है ना ये कह रहा है कि आपके पास 3 आवेश हैं, +q -2q और q, x = 0, y a और ये, ठीक है।
पहला जो आपका प्लस आवेश है वो यहां पर है, ए का मतलब वाई में, और आपका दूसरा आवेश -2q ये रहा यहां पे -2q, और ये तीसरा यहां पर है एक्स में q प्लस का। आप देखना चाहोगे कि साहब एक द्विध्रुव ऐसे बन गया, एक माइनस और एक प्लस ने मिलकर एक द्विध्रुव ऐसे बन गया पी। मैंने कहा ये तो नेट तो √2p हो गया। अरे बोलो भाई, हाँ सर। और p का वैल्यू q इंटू ए है, हाँ तो √2q इंटू ए। तो √2q इंटू ए कहां पर है भाई ये साहब? ये बड़ा आसान सा तो नहीं है सर, ना तो ये y दिशा में ना x दिशा में। अब आप ध्यान से देखो, ये x बराबर a, y बराबर a और z बराबर 0 को मिलाने वाली रेखा पर है। बिल्कुल x और y को मिलाने वाली रेखा यही तो है, z 0 पर है। हाँ तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ठीक था इसका। क्वेश्चन नंबर अगला जिसकी बात करते हैं 2006 के अंदर, 16 नहीं है सर 6 हैं, 2006 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है बाबू कि P आघूर्ण के एक द्विध्रुव को अचर वैद्युत क्षेत्र E के साथ रखा, इस द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि साहब जब ये पूछा जाता है कि कार्य होगा तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि साहब ये कार्य कौन सा, संरक्षी बल का है या फिर बाह्य व्यक्ति का है। मैंने कहा अगर कुछ नहीं लिखा हो तो ये बाह्य व्यक्ति का कार्य है, और बाह्य व्यक्ति का कार्य स्थितिज ऊर्जा होती है। हाँ तो कोई भी द्विध्रुव जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा साहब -p cos थीटा होता है। हाँ तो कार्य होगा आपका u फाइनल माइनस u इनिशियल, खेल खत्म। मैंने कहा u इनिशियल कितना है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है तो -p cos 0 और u फाइनल है -p cos 90। तो cos 90 तो साहब 0 हो गया और ये कितना हो गया -p, तो ये आ गया साहब 0 माइनस p, दिस इज द p प्लस का। एक पॉइंट नोट करने वाला बात क्या है सर, मैंने कहा जी जब भी पूछा जाए कार्य निकालो, कुछ नहीं लिखा है तो आपको बाह्य व्यक्ति का कार्य निकालना होता है, किसी भी चैप्टर की बातें हो, और बाह्य व्यक्ति का कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आगे तो नहीं बढ़ गए ज्यादा? हाँ मैंने कहा यार यही लग रहा था, 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए। क्या है भाई, ये L मीटर भुजा का एक वर्गाकार तल कागज के पृष्ठ में स्थित है, कागज पृष्ठ में क्रियाकारी बल अचर वैद्युत क्षेत्र E चित्र में दिखाए अनुसार वर्गीय तल के केवल निचले अर्ध भाग में सीमित है। वैद्युत फ्लक्स डायग्राम मिसिंग है पर तुम्हारा मास्टर डायग्राम बना देगा, है ना, क्योंकि बेटा पहली बार थोड़ी करा रहे हैं, ये तो सब याद है क्वेश्चन, क्लास नोट्स में मिल जाएंगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अपने। तो आप देखिए क्या ये वैद्युत क्षेत्र इस कागज के अंदर से जा रहा है? नहीं, तो फ्लक्स 0 होगा बेटा इसका भी। अगला क्वेश्चन है साहब कि एक वैद्युत द्विध्रुव के आवेश का मान Q और इसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसे समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में क्रियाकारी हैं, तो द्विध्रुव पर क्रियाकारी बल और उसकी स्थितिज ऊर्जा। साहब वैद्युत क्षेत्र इधर है और द्विध्रुव आपका ये रहा P। हाँ तो कुल बल तो साहब 0 होगा, कुल बल तो क्या होता है 0 एक समान वैद्युत क्षेत्र में। हाँ और स्थितिज ऊर्जा -p cos थीटा, और cos 0 है तो -p cos 0, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ P एंड E, तो u -p, तो बल 0 और ऊर्जा न्यूनतम होगी। दिस इज द आंसर। 2003 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, देखो आपको इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे सारे, और मैंने बोला भी था आसान क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त, तो टेंशन और डरने की जरूरत नहीं है। एक घन के केंद्र पर एक आवेश Q स्थित है, अगर किसी एक फलक से निकलने वाले का फ्लक्स पूछा है, घन है साहब। हाँ अब इस घन के केंद्र पे एक आवेश है, हाँ
तो क्या ये घन ने इसको बंद कर लिया है? तो बंद सतह से आवेश होता है साहब कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पर ये 6 फलके हैं इसके, कितने फलक होते हैं? 6। तो एक फलक का क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा कुछ है क्या? मैंने कहा ऐसा नहीं है, आंसर में मॉडिफिकेशन है, 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है। तो 4 पाई क्यू 6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर। 4 पाई से है ना, तो 4। हाँ, तभी मैं कहूं कि क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है, r दूरी। तो एक बात बताइए, बल क्या होगा? बल का परिमाण के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। पर अगर आपको सदिश रूप लिखना है तो आप क्या करोगे? माइनस आकर्षण के कारण दिशा बताएगा, के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और ये आर केप, आर केप सॉरी आर वेक्टर है ना, तो आर वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्यूब करोगे तो सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो क्या लगता है मेरे दोस्त, क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है साहब, 2001 के अंदर पूछा गया। अब आप देखिए 10-10 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं है। क्यों माइक्रोकूलम आवेश घन के केंद्र पर रखा है? हाँ, तो प्रत्येक घन से, प्रत्येक फलक से निर्गत आवेश, ये तो नहीं बताऊंगा ना, ये रहा माइक्रोकूलम है ना, तो उसको कूलम में बदल दिया, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। और कोई बचा है क्या? अभी तो है सर। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है, तो उस पर कार्यरत बल आघूर्ण P क्रॉस ई। सर फॉर्मूला बेस देखिए, होमवर्क मैंने कहा बस शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लीजिए, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कुछ ज्यादा जरूरत है। कॉन्फिडेंस आया है मेरे दोस्त? अरे बोले भाई। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, और जहां बात कर रहे होंगे ऐसे ही हम PYQ और मोटे मोटे कॉन्सेप्ट की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।